हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th एसएसटी का PT1 का ये सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है। हम सारे के सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं। सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार। सारे पेपर्स पूरे साल के आप लोगों को मिलते रहेंगे, सारा का सारा सिलेबस कवर्ड है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। क्वेश्चन 1 है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जो हमें नेचर में मिलता है, अवेलेबल। तो नेचुरल कौन कौन से हुआ, जैसे डेजर्ट हुआ, फॉरेस्ट हुआ, माउंटेन हुआ, ये सब तो नेचुरल है। बट एक्वेरियम हम घर पे लाते हैं, पानी भरते हैं, फिशेस वगैरह डालते हैं, तो वो नॉट नेचुरल है, नेचुरल नहीं है। तो पूछा यही गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का कॉम्पोनेंट क्या क्या होता है, जैसे कि कास्ट, पीपल, रिलीजन, कम्युनिटी, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। लैंड तो नेचुरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट होता है, तो नॉट अ ह्यूमन एनवायरनमेंट, लैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर केप्ट एट आर्काइव्स। आर्काइव्स में क्या रखे होते थे, तो मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हस्तलेख, हाथ से लिखी हुई कृतियाँ होती थी, वो आर्काइव्स में रखी जाती थी। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद वॉज रिटन बाय। तो किताब उल हिंद किसने लिखी थी, तो किताब उल हिंद लिखी थी अल बरूनी। अल बरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद। नेक्स्ट आता है कि विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड मिड डे मील फर्स्ट इन इंडिया। मिड डे मील सबसे पहले किसने स्टार्ट करी थी, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने मिड डे मील स्टार्ट करी। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो पढ़ लेते हैं भाई। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर बिकेम प्रॉस्पेरस, मतलब प्रभुत्व में आई, काफ़ी बढ़ी। तो व्हाट इज मेंट बाय उर, देख लेते हैं। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, तो जो पीजेंट्स की सेटलमेंट थी, यानी कि उर के रूप में किसान जाना जाता था। तो किसान जो थे, किसान जो रहते थे, उनको उर बोला जाता था। डिफाइन द टर्म नाडू, तो स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, नाडू क्या था देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज, ये फॉर्म्ड नहीं है, FORMED है, फॉर्म्ड लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू। तो नाडू क्या होता था, नाडू होता था ग्रुप ऑफ विलेजेस। नेक्स्ट है, हुज परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो द विलेज काउंसिल द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो विलेज काउंसिल नाडू जो थी वो काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म किया करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक और इसी तरीके से पैसेज कि वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन 2001. Supreme Court asked all the state government to begin this program in their school within 6 months. तो एक स्टेप जो कि गवर्नमेंट का था वो मिड डे मील, यानी कि जो दोपहर में बच्चों को मध्य दिन का भोजन दिया जाता था, ये सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से आप लोगों को ये वाला आंसर भी मिल जाएगा कि मिड डे मील कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में ये स्टार्ट हुआ था, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे जो राज्य थे उनको आज्ञा दी कि 6 महीने के अंदर अंदर मिड डे मील की स्कीम हर जगह स्टार्ट की जाए। तो मिड डे मील इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर एलिमेंटरी स्कूल स्टूडेंट, जो छोटे बच्चे हैं ना, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए, 5th तक के, 8th तक के। विच फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द मिड डे मील स्कीम। तो आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है ना, खाने का अधिकार, जीने का अधिकार। राइट द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुए, बच्चों ने स्कूल आना शुरू कर दिया, तो पढ़ाई करनी शुरू कर दी, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू एनहांस हुई, वो ज़्यादा बेटर हेल्दी हो गए, स्कूल की अटेंडेंस बढ़ी, रिड्यूस्ड क्लासरूम हंगर, इम्प्रूव स्टूडेंट ओवरऑल हेल्थ। इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि सारे के सारे लोग लॉ के सामने बराबर हैं, इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ ए। या फिर अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाए, ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना भेदभाव के लॉ के सामने सब का बराबर होना ही इक्वालिटी होता है।
नेक्स्ट है देखो, हु बिल्ट द टाउन थांजावुर, थांजावुर का शहर किसने बसाया? तो विजयालय, वन ऑफ द चोलाज, तो विजयालय वन ऑफ द चोलाज ने थांजावुर का शहर बसाया। नेक्स्ट है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, तो अर्थ के अराउंड जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट क्या है? पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है, थ्रेट्स हैं। व्हेन वाज सिविल राइट्स एक्ट पास, तो सिविल राइट्स एक्ट वाज पास्ड इन 1964। बाय विच आर्टिकल द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, कि भाई स्टेट जो है भेदभाव नहीं करेगी, वो है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 कहता है कि सरकार शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर। अब कुछ फिलअप्स आते हैं, ये देख लेते हैं। नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एयर इंटरैक्ट, तो है था ना कि एक नैरो जोन जिसमें एयर वाटर, तो ये लैंड है, ठीक है, ये वाटर है, ये एयर है, जहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं, इस पे लाइफ बसती है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर। लॉन्ग संस्कृत पोएम containing the history of king who ruled over Kashmir was composed by कल्हाना, तो जो काफ़ी लंबी सी पोएम है कि कश्मीर के रूलर के बारे में, वो कल्हाना ने लिखी थी। आप मेरे को बताएंगे कि कौन से किंग के बारे में लिखी गई थी, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट, पास्ट में विदेशी किसको बोला जाता था? अब तो हम दूसरे देश के लोगों को बोलते हैं, बट पास्ट में विदेशी। इन द पास्ट अ फॉरेनर वॉज समवन हु वॉज नॉट पार्ट ऑफ सर्टेन सोसाइटी और कल्चर। अ सिटी ड्वेलर माइट हैव कंसिडर्ड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। तो कोई भी जो आपके कल्चर का या फिर आपके एरिया का ना हो, उस सबको विदेशी बोला जाता था पहले। 22 है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम is a community of living organisms in conjunction with the non-living components of their environment like air, water, mineral, soil interacting as a system. Next देखो, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वाला। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल क्या थी? द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल वॉज अ 3-way स्ट्रगल बिटवीन प्रतिहार एम्पायर, पाल एम्पायर एंड द राष्ट्रकूटास। तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटास के बीच में जो स्ट्रगल थी उसको ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल वॉज फॉर द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इन द 19th century। अल्टीमेटली द प्रतिहार्स एमर्ज विक्टोरियस। तो फाइनली क्या हुआ? प्रतिहार्स की जीत हुई इस ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में। तो ये प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, इनके बीच में ये जंग थी। क्वेश्चन 20, इकोसिस्टम देखो, ये वाला 20-24 रिपीट हो गया है। तो हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड, जाति के अफेयर्स को कैसे रेगुलेट किया जाता था? तो द अफेयर्स ऑफ जातीज वर रेगुलेटेड बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स नोन एज जाति पंचायत, बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर ओन विलेज। तो अपने गाँव के रूल और जाति पंचायत कुछ कानून, कुछ रूल्स वगैरह बनाती थी, उनको भी फॉलो किया जाना होता था। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, है ना, जो ये होते हैं ना हस्तलेख, उनमें क्या क्या हिस्टोरियंस को डिफ़िकल्टीज आती थी? तो देखो इसका जो आंसर है, historian faced a lot of difficulties while using manuscript because there was no printing press in the 13th and 14th century. Scribes in those days made manuscript by hand. Scribes होते थे लेखाकार, मतलब वो कॉपी किया करते थे कि एक किसी ने लिख दी, उससे फिर बहुत सारी कॉपी वो हाथ से बनाया करते थे। तो इससे क्या होता था, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, कई बार किसी की राइटिंग ही समझ नहीं आई, मतलब भी बदल जाता था। The copy was not an easy exercise. Scribes could not read the handwriting of the other writers. तो कई बार राइटिंग समझ ही नहीं आती थी, अपनी मर्जी से कुछ भी बना के लिख देते थे। They were forced to guess. उनको guess करना पड़ता था।
सो देयर वर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द कॉपी ऑफ द स्क्राइब्ड। तो फिर छोटे मतलब छोटे छोटे डिफरेंसेस आते थे, उससे कई बार क्या होता था, चीज़ों का मतलब भी बदल जाता था। दीज स्मॉल वर्ड्स और सेंटेंसेज हेयर एंड देयर ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग। तो सदियों तक कॉपी होती रही, तो इधर उधर जो शब्द थे वो बदलते गए, ओरिजिनल मीनिंग अब समझ ही नहीं आता कि उसका क्या होगा। द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम अ ग्रेट एक्सटेंट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल। तो ओरिजिनल से कॉपी बहुत ही ज़्यादा अलग होती गई, तो ये प्रॉब्लम आई। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोक्रेसी? वाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी क्या है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है, इन डेमोक्रेसी द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल और टू द गवर्नमेंट फॉर द टू द पीपल बाय द पीपल। ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है। अब डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। Every adult, irrespective of caste, creed, region, sex, rich or poor background, is allowed to vote. This is called universal adult franchise. 18 साल से ऊपर की एज का हर एक व्यक्ति हमारे देश में सबको वोट देने का अधिकार है। यही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल। तो जो कॉन्सेप्ट है ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, ये इस बात पर निर्भर करता है या फिर इस पर बेस्ड है कि सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं वो इक्वल हैं और सबको समान अधिकार दिए गए हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत। तो ये हम लोगों ने पूरा पेपर देख लिया। इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा आप लोगों को। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़रूर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं इससे, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। थैंक यू।